नमस्कार दोस्तों। चोर मचाए शोर आपने कभी सुना है? 600 वकीलों ने हरीश साल्वे के नेतृत्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या कहा है? उसमें कहा है कुछ वकीलों का समूह इस देश की न्यायपालिका को अपने दबाव में लेना चाहता है। वह राजनीतिक अपने एजेंडे साधना चाहता है और उसकी तमाम तरह से आलोचना करके उसे डराना चाहता है। इसलिए इस पर सख्त रुख अपनाया जाए। मुझे लगा कि 600 वकील कौन? चलिए उस पर बताऊंगा। दूसरा, मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में, पूंजीपतियों के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि धर्म ग्रंथों में कुछ चीजें गलत डाल दी गई हैं। जो था असलियत में जो था वो नहीं है। उसे जैसे लोग कहते हैं कि इतिहास वो कर दिया गया, वैसे ही उन्होंने बताया। चलिए, धर्म ग्रंथों में यदि गलत है, आप मोहन भागवत से पता चल रहा है। इसके बाद जब घोटाले की बात आती, किसने किया किसने नहीं किया, तो उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं। अरविंद केजरीवाल अदालत में कहते हैं कि ठीक है साहब, हमने जो किया है किया है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने 55 करोड़ रुपया दिया, वो 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया गया? कुछ गिरफ्तारी के पहले, कुछ गिरफ्तारी के बाद, वह भी एक सवाल है। और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के ऊपर 500 से अधिक करोड़ रुपया, 550 करोड़ के आसपास, वो बना दिया गया कि साहब वो आप इनकम टैक्स में पेनाल्टी भरिए। अरे करीब 550 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी पेनाल्टी भरे। किस बात की? कि आपने टाइम से रिटर्न नहीं दाखिल किया। जिन राजनीतिक पार्टियों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है, उनको इस तरह की बातें बताई जाती। क्या वजह हो गई? इतनी तेजी मच गई। और इतनी तेजी इसलिए मची क्योंकि क्या लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही सब कुछ याद आने लग रहा है। जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है सामने, वैसे ही तमाम ड्रामे शुरू हो जाते हैं, छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से तब सवालों में चीजें आती हैं। चलिए शुरुआत करता हूं पहली बात से कि किस तरीके से वकीलों ने हरीश साल्वे, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े खास वकील हैं, उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए तमाम वकीलों ने साइन करके एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में क्या कहा कि अदालतें जो फैसले दे रही हैं वो दे रही हैं, उनकी आलोचनाएं करा के और दूसरी तरीके से करके ये लोग डर पैदा करना चाह रहे हैं, न्यायपालिका को अपने दबाव में लेना चाह रहे हैं। अरे भाई, यदि न्यायपालिका दबाव में आ जाती है तो ऐसी न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। न्यायपालिका दबाव में नहीं आती, आप दबाव में लेना चाहते हैं। और वास्तव में जो तमाम फैसले आते हैं वो उस दबाव को दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब ये सवाल उठते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ये सवाल उठते हैं कि वो किस तरीके से न्यायपालिका को कैप्चर करके रखा हुआ है, तो आपको चिंता होने लगती है। और जब आप सवाल उठाते हैं, आपके लोग सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे, हाई कोर्ट के किसी फैसले पे या किसी और जज के फैसले पर तमाम जजेस को ट्रोल करते हैं। सबने देखा है कैसे कैसे आपने ट्रोल किया है। और इतना ट्रोल करने के बाद आप बताते हैं
कि साहब वो बदनाम कर रहे हैं। क्यों? अभिषेक मनु सिंघवी जैसा लॉ का जानकार आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आपसे कपिल सिब्बल बर्दाश्त नहीं होते हैं, आपसे वो लोग, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि इतिहास में लिखा जाएगा यह काल न्यायपालिका का स्वर्णिम काल नहीं था, क्योंकि जो किया न्यायपालिका ने वह उचित नहीं था। एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उन सब मुद्दों को लेकर के जो बात कही बिल्कुल सही। आप देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होता है। आपने कांग्रेस पार्टी को उसके 31 साल पुराने अकाउंट्स मांग लिए, आपने 7 साल पुराने अकाउंट्स का डिटेल मांग लिया, उन्होंने दिया, और रिटर्न उन्होंने कुछ देर से फाइल किया था, किन्हीं कारणोंवश किया होगा। आप उस पर पेनाल्टी कितनी बनती है? 10,000 रुपए। भाई ले लेते कि लेट से फाइल किया, 10,000 रुपए पेनाल्टी दीजिए। आपने उन पर बनाया और उसके बाद ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज करते करते आपने उन पर करीब 550 करोड़ का बना दिया कि देना पड़ेगा। वो ट्रिब्यूनल गए, जो न्यायिक संस्था है, ट्रिब्यूनल ने पहले तो सुना, फिर उसके बाद में उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट भी पहले तो देखी इधर उधर, और उसके बाद उसने भी वही कर दिया। तो साहब दबाव में कौन लिए हुए है, यह आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, एक सिटिंग सीएम है। इसके पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, 226 में उनके लिए जाने की बात हुई। उसके पहले अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दी। वो सुन के ऑर्डर कर देता कि आप जाइए तो भी ठीक है, उसने सुनने से ही मना कर दिया। अब आप इससे समझिए कि अनुच्छेद 32 में जब तमाम लोगों को इसकी रियायतें दी जाती रही, तो सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के मामलों में कैसे नहीं होगा? इस बात को लेकर के बड़ी बातें बताई, लेकिन साहब कोई सुनने को होगा। और फिर अरविंद केजरीवाल के भी मामले में आप देख ही रहे। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर है, और इसके बाद में आज उनकी रिमांड बढ़ा दी गई। जब उनकी रिमांड बढ़ाई जाती है, उस पर दलील होती है, तो अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखते हैं। वो बताते हैं कि जो ठीक है, हमसे पैसा लेने देने की जो बात की जा रही, लेकिन साहब ये बता दें इसके मकसद जो है वो बता दें। भाई स्वाभाविक सी बात है, वो पॉलिटिकल है तो उसे पॉलिटिकलाइज करेंगे। उनके तथ्यों को सुनने को तैयार नहीं, यह तो गलत है। न्याय न्याय होता है, न्याय को न्याय प्रक्रिया से होना चाहिए। आप लीजिए, हमारे भी आर्गू को कोट कीजिए, तो इस दशा में उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि आप इस तरह चाहे जिसको फंसाते रहिए, करते रहिए, और अदालतें जेल भेजती रहेंगी, वो जेल में पड़े रहेंगे और साहब आप जीत जाएंगे। कमोबेश इसी तरह की एक स्थिति देखने को मिली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थी, उन्होंने नामांकन किया, नामांकन के साथ में उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, और अचानक कह दिया गया वो सर्टिफिकेट, जो लोकल अथॉरिटी थी उसने कह दिया ये तो फर्जी है। हालांकि उन्होंने, और वो भी आखिरी दिन कहा गया, जिससे कोई दूसरा नामांकन ना कर सके। तो इस तरह के भी खेल हो रहे हैं, कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाए। तो इस तरह के खेल होते हैं तो पता चलता है कि डर कितना है। इसके बाद फिर आप यदि देखें कि जिस तरीके की सारी गतिविधियां चल रही हैं, इन्हीं गतिविधियों के ही हिस्से में आप देखें, मोहन भागवत जो राष्ट्रीय
स्वयं सेवक संघ हिंदू झंडा बुलंद करता है, सनातन धर्म बोलता है, तमाम तरह के नारे देता है। स्थिति क्या है? वो कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें जो है वो कपोल कल्पित हैं या जबरदस्ती उसमें घुसेड़ दी गई हैं। हुजूर, जब आप ये कहते हैं, क्यों? हमें जो अच्छा लगेगा वो तो धर्म है, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा वो धर्म नहीं है, वो झूठ है। यह इसलिए होता है क्योंकि अपने हिसाब से उसे तय करना है। यदि कोई दूसरा यही बात कह देता तो शायद उसकी धार्मिक भावना आहत हो जाती, उसे निकाल बाहर किया जाता, और बहुत सारी चीजें आती हैं आपके सामने। लेकिन हालत क्या है? आज हालत यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे सर्वा यह कहने लग गए कि धर्म ग्रंथों में गलत लिखा है। ये धर्म ग्रंथों में गलत लिखा है तो फिर रामायण भी गलत है, फिर महाभारत भी गलत है, फिर तमाम सारे ग्रंथ गलत हैं। और जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस दौर में लिखे गए तब तो कागज भी नहीं होता था। तो जिस गीता प्रेस को आपने सम्मानित किया, उस गीता प्रेस को सबसे पहले आप मुकदमा दर्ज कीजिए कि उन्होंने फर्जी चीजें छापी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथों को उन्होंने जगह दी है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। असल में है क्या? धर्म हमारे हिसाब से चले, कानून हमारे हिसाब से चले, संस्थाएं हमारे हिसाब से चले, और इसके लिए सारी चीजें गढ़ी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से राज करना चाहती, वो अपना आंकड़े देगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि एक समय में उत्तर प्रदेश में अपराधी और लड़कियों से को असुरक्षित करते थे, आज वो अपराधी असुरक्षित है। हुजूर, यदि पिछले टेन्योर से तुलना कर लेंगे 2017 के पहले का जो टेन्योर था और आपका है 7 साल का, तो आपके 7 साल में महिलाओं के प्रति भी अपराध बढ़े, दूसरे और अपराध बढ़े, हत्याएं बढ़ी, और जिस तरीके से क्राइम बढ़े हैं वो डरावने हो चुके। आज व्यक्ति अपनी लड़कियों को रात को निकलने की स्थिति नहीं देता है। अमित शाह ने जब कहा था मुरादाबाद में कि आज लड़कियां रात को गहने पहनकर निकल सकती हैं, उसी समय मुरादाबाद में एक बच्ची 1 किलोमीटर तक जिस तरीके से नग्न भागी थी, उसके साथ जो जो घटनाएं हुई थी, वो अपने आप में शर्मसार करती है, क्योंकि वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैच हुई थी। क्या हुआ पता नहीं। इसी तरीके से बदायूं में कल जिस तरीके से एक बच्ची के साथ हुआ, फेंक दी गई, उससे आप समझ सकते हैं। इस तरह बहुत सारी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं गिनाएंगे। मैं ये इसलिए सिर्फ कह रहा हूं, दिल्ली में इनकी पुलिस है, 4 साल की बच्ची के साथ में ये घटनाएं रोज होती है, और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा होती हैं जहां ये राम राज्य की बात करते हैं, जहां डबल इंजन की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकारों में न बेटियां सुरक्षित हैं, न उनकी शिक्षा सुरक्षित है। यदि आप कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो न बेटी सुरक्षित, न बेटी की पढ़ाई सुरक्षित, और न व्यक्ति का जीवन सुरक्षित, न कोई और चीज सुरक्षित। लेकिन जब आप कहानियां रचेंगे तो आप बताएंगे कि इतिहास गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास आपकी गद्दारी को बता देता है, साबित कर देता है। वो बता देता है कि कैसे आप अंग्रेजों की गुलामी करते थे, कैसे आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, कैसे शहीद भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के खिलाफ गवाही आपकी थी, कैसे चंद्रशेखर आजाद के लिए मुखबिरी आपके लोगों ने की थी, और कैसे तमाम और लोगों को कैसे क्या किया गया, किस तरीके से भगत सिंह के खिलाफ साजिश आपने रची थी, किस तरह से सरदार पटेल को आप कलंकित कर रहे थे उस वक्त,
ये सारी चीजें सामने आती हैं। और जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तब हमें याद आता है शिवसेना के संजय राउत का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में आज के समय के औरंगजेब है। उन्होंने गलत नहीं कहा, औरंगजेब सत्ता के लिए सब कुछ करता था। वही आज स्थिति है कि आज देश का प्रधानमंत्री अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करता है, कहीं पर भी किसी चीज का झूठ बोलेगा, किसी भी चीज का कुछ कहेगा, नियम कानून सब कुछ ताक पे रख देगा। उसके समय पर आरोप होता है कि तमाम उसने मंदिर गिरवाए और तमाम सारी चीजें। हमने देखा जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तमाम मंदिर उन्होंने तोड़वाए थे सौंदर्यीकरण के नाम पर। और फिर हमने उत्तर प्रदेश में देखा जब वो प्रधानमंत्री हैं तो चाहे अयोध्या परिसर में हो, वहां तमाम पुराने मंदिर तोड़ दिए गए जो 600 साल 500 साल पुराने थे। और इसी तरीके से आप यदि जाएंगे वाराणसी काशी कॉरिडोर के नाम पे किस तरीके से हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, और वो मंदिर जो 1,000 साल तक पुराने थे। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के खेल चल रहे हो तो औरंगजेब कौन कहलाए। वह भी तो यही कहता था कि यह सही नहीं है, तोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो। उसी तरह जैसे आपका पिक एंड चूज के साथ में बुलडोजर चलता है कि पूरी लेन अवैध है लेकिन घर एक ही का तोड़ा जाएगा, उसी तरह का हाल है। और तोड़ने के लिए आप जाति देखेंगे, तोड़ने के लिए आप धर्म देखेंगे। तो जब यह देखते हैं तो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर न्याय है कहां। तो उसी न्याय की बात होती है, और जब उस न्याय की बात होती है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि न्याय आप दे कहां रहे। आज आप कह रहे हैं, आपकी एक सांसद की प्रत्याशी जो है वो कहती हैं कि मोदी जी जो ईडी का पैसा जब्त किया गया है वो बांटेंगे गरीबों में। साहब 2014 के घोषणा पत्र में आप जब बात कर रहे थे, उसके पहले प्रचार कर रहे थे, तब आप कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 15-20 लाख रुपए। और आज तक किसके अकाउंट में 15 लाख आए, किसके में 20 आए, आप बता दें प्लीज। और कितना काला धन आया, काला धन कितना बढ़ गया, यह भी बता दें। यह भी बता दें कि बच्चे कितना सुरक्षित हैं, लड़कियां कितना सुरक्षित हैं, देश के युवा कितना सुरक्षित हैं, किसान कितना सुरक्षित है, जवान कितना सुरक्षित। आज चुनाव आ गया तो आप कहते हैं अब अग्निवीर की समीक्षा करें। इसके पहले आप सुनने को तैयार नहीं। अब आपके अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर से आपसा हटाएंगे, उस पर विचार करो। तो अब आपको वो याद आ रहा है, अब आपको पेट्रोल डीजल के दाम में भी 1-2 रुपया कम करने का याद आ रहा है, गैस में भी कुछ पैसे कम करने का याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव के समय मूर्ख बनाना है, उसके बाद में फिर वही काम शुरू हो जाएगा। तो यही तो आपका कैरेक्टर। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आप जुमलों और झूठ के बूते खड़े। आप धर्म को भी, असलियत में आप हिंदू नहीं, हिंदुत्व तो जो है आपका वो हिंदू धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। जो वेद कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, जो वेदांत कहते हैं, वो है ही नहीं। आप तो असल में वह चलाते हैं जो आपको सूट करता है। तो आपका धर्म नफरत पर टिका है जिसका नाम हिंदुत्व है, या तथाकथित आजकल सनातन आप कहने लगे। उधर दूसरी तरफ आपका हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये जो पूरा ड्रामा है वो आज एक्सपोज हो गया। वो भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बूते जिस तरह से आपने किया है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का किया है और झूठे नैरेटिव गढ़ने का किया है, और उसी का प्रयास यह किया जा रहा है आप द्वारा। तो इसलिए चोर जो है वही आज शोर मचा रहा है
यह बात सामने आ रही। राहुल गांधी बार बार बेरोजगारी की बात करते थे, आज आपके आंकड़े कह रहे हैं श्रम मंत्रालय के कि इस देश के 83% युवा बेरोजगार, 83%। यानी इस देश को कहां आपने ढकेल दिया है वो दिखाई दे रहा है। लैंगिक स्थिति यह है कि लड़कियों के वर्कफोर्स का जो पूरा था रोजगार खत्म हो गया, दूसरे और तमाम समस्याएं, छोटे व्यापारी खत्म हो गए। राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आपसे लड़ते हैं, इसलिए आपको डर लगता है उस नैरेटिव को कैसे खत्म किया जाए, राहुल गांधी की आवाज को रोक दिया जाए और जो आप अन्याय कर रहे हैं वो सामने ना आए। इसके लिए तमाम आप ड्रामे रचते हैं और आपके मदारी के खेल चल रहे होते हैं। अब इस देश की जनता को देखना है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है, मदारी के साथ या नायक के साथ। जय